सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है और भारतीय जनता पार्टी इस पर खरा उतरती है और वो उतरती है अपने संगठन के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में लगभग 12 करोड़ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक केवल कार्यकर्ता होता है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई पद की परिपाटी नहीं होती, दायित्वों की परिपाटी होती है और हम उस दायित्व को अच्छी तरह निभाते हैं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अभी मुझे जिम्मेवारी दी गई नरेला मंडल अध्यक्ष की, तो मैंने सबसे पहले कार्य किया कि जो हमारे पूर्व के जो बड़े नेता रहे हैं या जिस तरीके से मंडल अध्यक्ष रहे हैं या पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं, मैंने घर घर जाकर उनसे चर्चा की है, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे चर्चा की संगठन के विषय में। और संगठन के विषय में मैंने उनसे चर्चा करके उनसे बात की कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। और संगठन का पूरे भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर के एक मैं बूथ अध्यक्ष के पास जा रहा हूँ। हमारी जो निगम पार्षद है सविता खत्री जी, और जिस तरीके से उनको साथ लेकर, क्योंकि मेरा योजना है कि मैं उनको साथ लेकर जाऊं हर बूथ पर, और बूथ पर जब मैं जाऊंगा तो वहाँ के लोग इकट्ठा होंगे तो बूथ की समस्या बताएंगे। जब वो बूथ की समस्या बताएं तो संगठन और सत्ता मिलकर उस कार्य को पूरा करने की सोचेंगे, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। अगर निगम से रिलेटेड वो समस्या होगी तो हम चाहेंगे उसका वहीं पर निपटारा, अधिकारी हमारे साथ निगम के होंगे। यदि वो दिल्ली सरकार से रिलेटेड होगी तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। हमारे विधायक जो हैं वो किसी पार्टी से, लेकिन हमारे वो विधायक है, सबके विधायक हैं, आदरणीय विधायक जी से हम मिलकर उस समस्या का निदान करना पड़ेंगे। यदि वो समस्या और ऊपर की है तो हम माननीय सांसद जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हंसराज जी है उनको वहाँ लाकर, अगर उस लोकेशन पर लाकर हम उनको समस्या से अवगत कराने का प्रयास करेंगे और संगठन को हम इस तरीके से मजबूत करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर खरी उतर सके। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि क्षेत्र में पार्टी से ऊपर उठकर समाज सेवा को तवज्जो देकर हमारे संगठन की जो परिपाटी है उसको ऊपर उठकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पंक्ति में व्यक्ति का बैठे हुए का हमें विकास करना, उसको आगे लाना। तो हम उसी परिपाटी को आगे लाके नीचे से स्तर से शुरू करके, बूथ स्तर से शुरू करके इस विकास की डोर को हम आगे ले जाएंगे। चुनाव अगले साल है, चुनाव की हम भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास की और केवल विकास की राजनीति करती है, संगठन की और समाज की राजनीति करती है, समाज के विकास की राजनीति करती है। तो हम चाहेंगे कि समाज का उत्थान जिस तरीके से हो सके, उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, चाहे हमें किसी स्तर तक जाना पड़े, लेकिन जहां समाज का उत्थान होगा हम केवल वो कार्य करेंगे। और संगठन मेरे साथ है, हम संगठन के साथ हैं और पूरे जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक लॉबी है, पूरी एक जो ग्रुप है, वो एक विकास की एक नई ऐसी बागडोर में समझता हूँ कि लेके आए, किसी लहर इस क्षेत्र में लेके आए, ताकि लोग याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सत्ता केवल कहती नहीं, कार्य करके दिखाती है। आज जैसे मैंने आपको भी पहले भी कहा कि नरेला विकास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ा रहा है। आज आप स्वास्थ्य की बात कीजिए, नरेला में कोई भी स्वास्थ्य की सेवा नहीं है। ये 1998 में माननीय साहिब सिंह वर्मा जी ने हरिश्चंद्र हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था। उसके पश्चात दिल्ली सरकार में कांग्रेस आई और उसके बाद उस अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ। लेकिन देखिए 2000 में इसका निर्माण हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि आज भी इस हॉस्पिटल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसी सुविधाएं भी इस हॉस्पिटल में नहीं है, जिसके लिए नरेला क्षेत्र आज इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है। लगभग नरेला विधानसभा में लगभग 2-2.5 लाख की जनसंख्या यहाँ पर है। लेकिन अगर छोटी सी भी कोई समस्या हो जाती है तो हमें यहाँ से बाईपास क्रॉस करना पड़ता है और वहाँ से जाने के लिए कितनी घटनाएं मैं आपको बता सकता हूँ कि स्वास्थ्य के कारण, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की तरफ से ना होने के कारण कितनी मौतें हो जाती हैं, कितनी ऐसे दुर्घटना हो जाती है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। मेरा कहना है कि जो इतना बड़ा एक सफ़ेद हाथी दिल्ली सरकार ने राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के नाम पर खड़ा कर रखा है, उस हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं हों जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिल्ली में हैं, वो सुविधाएं हों। यहाँ बड़ी ही शर्म की बात है, छोटा सा अल्ट्रासाउंड भी आप नहीं करा सकते, तो उस हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा है। वहाँ पर सैकड़ों आपने कर्मचारी रख रखे, डॉक्टर्स रख रखे, उनकी लाखों करोड़ों रुपया जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर हम वहाँ पर जीरो मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप शिक्षा की बात करें, हमारी दिल्ली सरकार जब आई तो उन्होंने सैकड़ों स्कूल खोलने की नई बात की थी, लेकिन आप मुझे नरेला में एक स्कूल बता दीजिए कि एक नया स्कूल बना। हाँ, ये तो हुआ कि स्कूलों में कमरे की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन स्कूल वहीं के वहीं है। एक एक कमरे में आज भी 50-50 बच्चे होते हैं। अब जिस कमरे में 50 बच्चे होंगे, ग्रामीण परिवेश का ये क्षेत्र है, जब एक शिक्षक वहाँ पढ़ाता है तो कुछ बच्चे हर क्लास में, मैं मान सकता हूँ
कि हर समाज में हर तरीके से बच्चे होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, लेकिन जब 50 बच्चों में आप पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चे इस तरीके की बात करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की भूमि यहाँ सिंघू बॉर्डर पर लगभग ये मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 30-35 साल से स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के नाम पर एक भूमि पड़ी है, 25 एकड़ भूमि यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन उस पर आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि ताकि यहाँ पर एक महिला का कॉलेज बन जाता, ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज बनता। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो दिल्ली सरकार ने 7 कॉलेज नए खोले थे। उसके बाद से आप लगा लीजिए 98 से आज 2000 हो गया, लगभग 22 से 25 साल के करीब लगभग हो गए, लेकिन आज तक दिल्ली में, पूरी दिल्ली में एक भी नया कॉलेज ना तो जब 3 बार हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी वो सरकार बना पाई, 6 साल माननीय केजरीवाल जी को भी हो गए, एक कॉलेज का निर्माण वो नहीं कर पाई। तो क्या है ये शिक्षा का पिछड़ापन है, और इस ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षा से दूर करना जो हमें जरूरी चाहिए। बच्चों का विकास, जब भारत निर्माण होगा तो नीचे से जमीन से होगा, भारत निर्माण होगा हमारे बच्चों से होगा, शिक्षा से होगा, और शिक्षा से ये क्षेत्र अछूता है, बिल्कुल शिक्षा के नाम पर भी ये क्षेत्र जीरो है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार इस पर संज्ञान ले। माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 2003 में घोषणा की थी कि हम स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज को इवनिंग कॉलेज भी करेंगे। मैं सब कुछ सुविधाएं इवनिंग कॉलेज करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, हमारे पास बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन आज तक 2003 से 2020 यानी कि लगभग 17 साल में वो बात उन्होंने बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी, लेकिन आज तक वो कॉलेज भी नहीं बन पाया। इस भूमि की तो आप बात छोड़ दीजिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा क्षेत्र के अन्य विकास पर। अन्य विकास जो है, रोड देखिए आप किस तरीके से रोड है, ठीक है, जो एमसीडी के हमारे रोड है वहां पर आपको काम मिलेगा, क्योंकि हमारी जो एमसीडी को एक तरीके से पंगु जो बना दिया, उसके बावजूद भी हमारी जो पहले निगम पार्षदा रही आदरणीय केश रानी खत्री जी, उन्होंने लगभग मैं आपको बताता हूँ 250 गलियां, छोटी जो गलियां बड़ी गलियां वो उन्होंने बनाई थी। उसके बाद सविता खत्री जी ने जब कार्यभार संभाला, उसके बाद आप नरेला की किसी, मैं आपको यहाँ गारंटी देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि कोई बस्ती आप ऐसी बताइए जो एमसीडी के अंडर आती है, अनधिकृत कॉलोनी की मैं बात नहीं करता, लेकिन जो एमसीडी के अंदर आती है वहां विकास कार्य ना चल रहा हो। इतने कोरोना काल के बाद, बजट ना होने के बाद, दिल्ली सरकार की अड़चनों के बाद हमारी निगम पार्षद है, हमारी एमसीडी के नेता लगातार विकास के लिए प्रयासरत हैं और हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जो पीडब्ल्यूडी रोड है या अन्य जो रोड है, वहां पर दिल्ली सरकार को चाहिए कि अलग से एक तरीके की स्कीम चलाकर, अलग से इस क्षेत्र में ध्यान देकर इस क्षेत्र का हमें विकास करना चाहिए। और मैं दिल्ली सरकार से और अपनी एमसीडी से भी कहता हूं कि हमें, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि हमें राजनीति को छोड़कर क्षेत्र की जनता के विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करने चाहिए। और जब मिलजुल के कार्य करें, देखिए चुनाव जब आता है तो आज का जो वोटर है वो बहुत समझदार है, आप कार्य कर रहे हैं, मैं कार्य कर रहा हूँ, तो उनको पता कौन कार्य कर रहा है। तो हमें इस बात को छोड़कर हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए और क्षेत्र के केवल विकास की बात कीजिए। जैसे आपने कहा कि मेरी जड़ें नरला से जुड़ी हुई है, हाँ, नरले से जब हमारी जड़ें जुड़ी होती है, हमारा लगाव अलग से होता है, और उस लगाव के कारण मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि है, किसी भी हमारी पार्टी से अन्य पार्टी से, उनसे मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि आप विकास के नाम पर राजनीति न कर केवल इस क्षेत्र का भी विकास करिए। नरला क्षेत्र वार्ड नंबर 1, विधानसभा नंबर 1, लेकिन विकास के नाम पर ये वार्ड नंबर 0 है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सबको इनको भूलकर हमें विकास की बात करनी चाहिए। और जो संगठन हमारे नरला में कार्य कर रहे हैं, काफी अच्छे संगठन हमारे नरला में कार्य कर रहे हैं, उन सबको भी मिलकर एक मंच बनाकर नरला क्षेत्र के विकास के लिए इकट्ठा एक मंच बनाकर, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, उनका एक मंच बनाकर, चाहे हमें वो भारतीय, मैं बिल्कुल नरला क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी की कहीं कमी अगर विकास में है तो मैं उस मंच के साथ हूं, और भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करे मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी की अगर कहीं कमी है, सत्ता की कहीं कमी है, तो हम उनके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। देखिए, हाँ, ये जो समाज है ये एक बहुत ही मेहनत का समाज है, और ये समाज ऐसा है जब आप, मैं कहना चाहूँगी आज पीड़ा होती है ये सोचकर, जब आप सोकर भी नहीं उठते, वो व्यक्ति घर से बाहर निकलकर आपके दरवाजे पर आकर एक सफाई का कार्य करता है। लेकिन आज एक दुख होता है कि उस ऐसे व्यक्ति को, पीछे 8 महीने कोरोना काल हो गया, 8 महीने में सैलरी का क्या हाल हुआ उस समाज का। जो व्यक्ति अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर आपके घर के सामने सुबह झाड़ू लेकर आ जाता है, उसको अपने बच्चों की चिंता नहीं। लेकिन आज यदि मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में
यदि कोई सच्चा ईमानदारी से कार्य करता, चाहे वो बेल्ट की नौकरी कोई भी करता हो, हमारी फोर्स हो तीनों या कोई भी लोग हो, पुलिस के लोग हों, उसके बाद मैं चाहता हूँ सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स, ये व्यक्ति इस तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन आज इन मेरे सफाई कर्मचारी भाई को कहीं ना कहीं सरकारें अनदेखा कर रही हैं। जब उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी, एक 12,000 रुपये की नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे तो पढ़ाएगा। आप ये बताइए कि अब 12,000 रुपये की सैलरी आपको नहीं मिल पाएगी, 1 महीना नहीं मिली, 2 महीना नहीं मिली, आप कहीं से राशन लेते हैं, क्या आपको राशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उधार जब तक ही दे पाएगा उसकी भी एक सीमा है। लेकिन इस समाज को जब सैलरी भी नहीं मिल पाती, जो इतना मेहनत का समाज है, जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी नहीं सोच पाता, आज सबसे बड़ा कारण ये है कि ये समाज ने कभी अपने बच्चों के उत्थान के लिए भी नहीं सोचा। वो सुबह निकल गया अपने कार्य के लिए। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली सरकार या नगर निगम सरकार एक तो इसमें एक कार्य करे। इनकी सैलरी तो मैं चाहता हूँ कि इनको ऐसा दर्जा दिया जाए, जिस तरीके से हम अपने फौजी भाइयों को दर्जा देते हैं उस तरीके का इनको दर्जा दिया जाए। और दूसरा, इनकी जो सैलरी है वो कहाँ, दिल्ली सरकार का एमसीडी पर 13,000 करोड़ रुपए बकाया है जो दिल्ली सरकार को देना है। अभी आपको शायद पिछले साल ध्यान होगा कि जब एमसीडी कोर्ट में गई तो उसके बाद माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली सरकार के हमारे मुखिया हैं, उन्होंने उनकी सैलरी उस वक्त दी। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2004 से 2010 तक, 2014 तक हमारी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद निगम में भाजपा की सरकार थी। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी सैलरी जैसा ऐसा मुद्दा, जो अहम मुद्दा, कभी भी कोई अड़चन नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर कोई इस तरीके का भेदभाव नहीं था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केवल भाजपा को नीचा दिखाने के लिए, मैं कहता हूँ आप भाजपा को नीचा दिखाइए। यदि भाजपा में कमी, आप अपनी राजनीति कीजिए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक पार्टी के आप सर्वे सर्वा, दूसरी पार्टी का आप राजनीति कीजिए। लेकिन क्या सफाई कर्मचारियों पर राजनीति करना ठीक है? सफाई कर्मचारी जो आपके लिए भी मेहनत कर रहा है, जी जान से खेल रहा है, जो व्यक्ति सीवर के अंदर घुसकर, जहां से हम निकलना ही पसंद नहीं करते, उसके अंदर घुसकर वहां की सफाई करता है, लेकिन आप उसकी सैलरी रोक रहे, शर्मनाक बात है। 13,000 करोड़ रुपया एमसीडी का माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देना है, वो दीजिए। और मैं कहता हूं कि आपका बड़प्पन ये होगा कि आप विशेष पैकेज निगम को देकर आपने दिल्ली में बस को फ्री कर दिया। महिला, बहुत अच्छी बात है आपने किया, महिलाओं के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। आपने महिला को बस के लिए फ्री किया, आपने बिजली की 200 यूनिट फ्री की, बहुत अच्छी बात है, गरीब व्यक्तियों को फायदा मिलेगा। क्या ये सफाई कर्मचारी एक वाल्मीकि समाज है, उस पर आपकी क्या मंशा है? क्या आप कौन से अलग से दिक्कत है जो आप उस समाज को दबाना चाहते हैं? उस समाज की सैलरी ना देकर जब उस बच्चे की, जब उसके घर में सैलरी नहीं जाएगी, तो आज भी जब कोरोना काल है तो फीस तो हमें देनी पड़ रही है, स्कूलों की हम फीस नहीं दे पाएंगे, क्या बच्चा पढ़ पाएगा? हमारे बच्चे पहले ही नहीं पढ़ पाते, उसके बावजूद हमें जब सैलरी नहीं दी जाएगी तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ से देश का विकास होगा? कहाँ से समाज एक समान होगा? समाज में आप फूट डाल रहे हैं। एक समाज जो दबा हुआ था, जब संविधान के हिसाब से बाबा साहब ने उनको देकर, अधिकार देकर आज एक बराबर की उस पर लाए थे, आप उस समाज को फिर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी कहना केवल इतना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस तरीके की राजनीति ना करें। जो ये समाज आपकी दिन रात सेवा में लगा हुआ है, इसके लिए आप विशेष पैकेज देकर, मैं आपका बड़प्पन मानूं और ये समाज भी आपका आभारी रहेगा यदि आप आगे बढ़कर ये कहे कि हमें समाज को सैलरी दे रहा हूँ, अलग से पैकेज दे रहा हूँ, एक सैलरी का ऐसा आप एक आयोग, मैं कहता हूँ एक ऐसी वो योजना बनाएं जिसमें आप कहते हैं कि हमने पैसा दे दिया, एमसीडी को इतना पैसा दे दिया। आपने पैसा दे दिया, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? 13,000 करोड़ रुपए जब एमसीडी आपको कोर्ट में भी जाकर दिखा रही है कि आप 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे पाए, आपने दे दिया, ठीक है, नाली चिड़गा, जब बहुत काम होते हैं एमसीडी में, ये नहीं है कि केवल सैलरी है। उसके बावजूद एक आपको मैं बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार के जो कॉलेज हैं उनमें लगभग 12 कॉलेजों में पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। वो तो आपके हैं, उसमें 100% ग्रांट जो होती है दिल्ली सरकार की होती है, उनमें सैलरी क्यों नहीं है? किस लिए उनकी सैलरी? क्या उनके बच्चे नहीं है वहाँ? चाहे अध्यापकों, आपको जब रोजगार आप करते हैं, आपकी भी अगर सैलरी नहीं मिले, मुख्यमंत्री जी आपको सैलरी मिलती है लाखों रुपए, यदि आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आपकी तो पत्नी भी आपकी IRS है, आप भी IRS, आपके पास तो पैसा है, लेकिन जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति कॉलेज में भी या नगर निगम में काम करता है, उनको जब सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपना घर कैसे चलेंगे? आप निगम में तो कह रहे हैं कि हमने पैसा दे दिया, और वो MCD ने गलत कर दिया, लेकिन 12 कॉलेज तो पूरे के पूरे आपके अंडर में है। उसको आप एक छोटी सी जो आपकी बात है दिल्ली भारत सरकार से आपकी किसी
और मंशा पे आपकी लड़ाई चल रही है, उसके कारण आप उनकी सैलरी रोकेंगे कॉलेज वालों की? नहीं। अगर आपको कोई भारत सरकार से दिक्कत है तो आप भारत सरकार के खिलाफ आप बेशक कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरा कहना है कि गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति को ना सताएं, उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ ना करें, उनकी सैलरी समय पर दें। और खासकर ये वाल्मीकि समाज या निगम का जो समाज है, मेरे अध्यापक भाई बहन भी निगम में है, डॉक्टर्स भी हैं, नर्स भी हैं, मैं सबके लिए समान बात कर रहा हूँ, एक समाज के लिए बात नहीं करता। आप किसी भी व्यक्ति की सैलरी ना रोकें और आप विशेष एक आयोग बनाकर उनकी सैलरी का अलग से वो करें। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और मैं आपको बधाई दूंगा कि यदि आप ऐसी योजना लाते हैं। ये पार्टी की बात नहीं, एक समाज के उत्थान की बात है। यदि आप समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे तो मैं स्वयं नहीं, मेरी पार्टी से ही मैं कहूँगा कि आपका अभिनंदन करना चाहिए।